यस, वेलकम बैक गाइस। तो आज का हमारा डिस्कशन जो है वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल और लीन मैन्युफैक्चरिंग पे। आपको पता होगा लीन मैन्युफैक्चरिंग के नया टॉपिक ऐड हुआ है और प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल था तो पहले भी क्वेश्चन भी उससे आते ही रहते थे, ठीक है। पर अभी क्योंकि मेंशन हो गया लीन मैन्युफैक्चरिंग तो ज़्यादा चांसेस है इससे थ्योरी क्वेश्चन आने के भी। अब तक जो इससे आता था वो सिर्फ न्यूमेरिकल आता था, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सबसे पहली होती है दैट इज नथिंग बट द प्लानिंग। सबसे पहली चीज होती है प्लानिंग। भाई कोई भी चीज जब होती है शुरू में तो सबसे पहले उसके लिए प्लान ही किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर द प्लानिंग फॉर एनीथिंग, ठीक है भाई। तो जो सबसे पहले फेज का काम होता है वो प्लानिंग होता है। अगर प्लानिंग प्रॉपर है तो माय डियर काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपने प्लानिंग प्रॉपर की है तो प्लानिंग करते समय आपने अगर पूरा ध्यान दिया है सारे पैरामीटर्स का तो उस समय आपको सब कुछ एक आइडिया लग जाता है चीज़ों का कि अगर आप टाइम पे करना चाहते हो तो कितने रिसोर्सेज चाहिए और जितने भी रिसोर्सेज चाहिए अगर आपने उसमें थोड़ी सी भी कमी की तो कितना डिले होगा। अगर मान लो डिले हो गया तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें प्लानिंग के समय पर पता लग जाती हैं। तो प्लानिंग अगर प्रॉपर हो तो चीज़ें वैसे ही आसान हो जाती है। तो माय डियर इसीलिए प्लानिंग सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ के लिए और प्लानिंग का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लानिंग में अगर दिक्कतें होगी तो आगे दिक्कतें आना तय है। और अगर प्लानिंग परफेक्ट हो गई तो माय डियर आगे आने वाली दिक्कतें जो लाइव टाइम एक्सपीरियंस है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसी चीज़ें आप सोच रहे हो वैसी ही चीज़ें होंगी अगर प्लानिंग प्रॉपरली की गई है तो प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। और अगर हम प्लानिंग के बाद की बात करें, प्लानिंग के बाद जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं राउटिंग। प्लानिंग के बाद इट कम्स आउट टू बी राउटिंग, ओके। प्लानिंग के बाद जो चीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूटिंग। तो राउटिंग की अगर हम बात करें, राउटिंग में हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं तो माय डियर हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, अब बस थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। राउटिंग के अंदर जो चीज़ आती है उसका नाम है सीक्वेंसिंग। क्या हम सीक्वेंसिंग देख नहीं चुके हैं? बिल्कुल देख चुके हैं। अब सीक्वेंसिंग में हम करते क्या है, सीक्वेंसिंग में हम जॉब की सीक्वेंसिंग इस तरीके से करते हैं कि मशीनों का जो आइडल टाइम है वो कम हो जाए। और कभी कभी हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं जब हम एसपीटी रूल लगाते हैं कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कम हो, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कम हो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है और साथ ही मशीनों के आइडल टाइम को कम करने की कोशिश भी की जाती है। तो सीक्वेंसिंग जब हम करते हैं तो वहां टारगेट होता है आइडल टाइम को कम करना, टू रिड्यूस द आइडल टाइम। और इसके बाद और क्या है ना, इसके अलावा होता है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को भी कम करना, ये भी कहीं ना कहीं सीक्वेंसिंग का टारगेट होता है। WIP इज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। मैं लिख देता हूं नहीं तो बाद में फुल फॉर्म के लिए पूछोगे आप लोग। सो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ओके। सो गाइस ये चीज होती है। इसके अंदर मैंने आपसे कहा कि इफ दिस इज द केस, तो ये सीक्वेंसिंग की बात हमने कर ली। तो ये सारी चीजें जो सीक्वेंसिंग वाली आ रही है वो कहाँ आ रही है, राउटिंग के अंदर आ रही है, राउटिंग। अब राउटिंग अगर एक बार हो गई, व्हेन वंस वी हैव कंप्लीटेड द राउटिंग, आफ्टर राउटिंग जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है शेड्यूलिंग। आफ्टर राउटिंग द नेक्स्ट थिंग विच इज कमिंग इज शेड्यूलिंग। इसके बाद आती है शेड्यूलिंग। तो अगर बात हम शेड्यूलिंग की कर रहे हैं तो शेड्यूलिंग की मतलब होता है कि हमने जो भी काम करने हैं उन सारे कामों को हमने डिवाइड कर दिया, शेड्यूल कर दिया कि कौन कब किस समय क्या काम को करेगा, कौन कब किस समय किस काम को करेगा। मतलब हु विल बी डूइंग, व्हाट विल बी डूइंग, वेयर विल बी डूइंग, हाउ विल बी डूइंग, दैट काइंड ऑफ शेड्यूलिंग वर्क इज डन। सो गाइस नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द शेड्यूलिंग टर्म। सो हम बात करें शेड्यूलिंग की, ओके गाइस। सो जब हम शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, शेड्यूलिंग को आप ये भी बोल सकते हो इट इज अ काइंड ऑफ टाइम फेज। इट इज नथिंग बट द टाइम फेज, टाइम फेज ऑफ लोडिंग, कि कब किसको क्या काम मिलेगा। टाइम फेज ऑफ लोडिंग इज नथिंग बट द शेड्यूलिंग, ओके गाइस। तो इसको हम शेड्यूलिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग के बाद रूटिंग, राउटिंग के बाद शेड्यूलिंग, ओके गाइस। और शेड्यूलिंग के बाद जब हम बात करेंगे वो बात करेंगे लोडिंग की। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लोडिंग। आफ्टर शेड्यूलिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लोडिंग, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लोडिंग।
यस। अब माय डियर लोडिंग वाली चीज आपने कहाँ पढ़ी है? लोडिंग वाली चीज हमने पढ़ी है लाइन बैलेंसिंग में, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइन बैलेंसिंग में आप क्या करते थे? लाइन बैलेंसिंग में आप डिफरेंट जॉब्स को डिफरेंट वर्क स्टेशन पे देते थे। लाइन बैलेंसिंग में आप डिफरेंट जॉब्स को डिफरेंट वर्क स्टेशन पे देते थे कि इस वर्क स्टेशन में ये जॉब होगी, इस सीक्वेंस के साथ होगी। तो लाइन बैलेंसिंग जब आपने पढ़ा तो लाइन बैलेंसिंग में आपने बात करी है लोडिंग की, कि किस तरीके से लोडिंग होगी, कौन से वर्क स्टेशन में कौन सी मशीन और कौन सी जॉब कितनी देर के लिए काम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो आती है वो लाइन बैलेंसिंग वाली लोडिंग के अंतर्गत आती है। सो माय डियर ये एक तरह का जो बन रहा है पूरा सीक्वेंस है, पहले प्लानिंग, फिर राउटिंग, राउटिंग के बाद शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के बाद लोडिंग। एंड माय डियर लोडिंग के बाद क्या होगा? जब आप लोडिंग कर लेंगे, लोडिंग के बाद जो होगा उसका अगला स्टेप है डिस्पैच करना। द नेक्स्ट टर्म आफ्टर लोडिंग इज डिस्पैचिंग। एंड माय डियर अगर मैं आपको बोलूं डिस्पैचिंग, इसको ट्रिगरिंग भी बोलते हैं। डिस्पैच करने को ट्रिगरिंग भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रिगरिंग। देखो भाई ये जो मैं पूरा प्रोसीजर दिखा रहा हूं ये इसके मीनिंग्स है साइडों में जो दिखा रहा हूं। तो डिस्पैचिंग का मतलब मैंने आपको मतलब बताया ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है भाई? जहां से तो एक्चुअल काम शुरू होता है। डिस्पैचिंग का मतलब है जो भी अब तक आपने प्लान किया है, जिस भी तरीके से प्लान किया है, जो भी रूटिंग हुई है, रूटिंग के साथ जो भी शेड्यूलिंग हुई है, जो भी लोडिंग आपने डिसाइड की है उसको प्रैक्टिकली शुरू कर देना। तो डिस्पैचिंग का मतलब है जो भी आपने डिसाइड किया है उसको सिरे पर काम पे ले आना और उसको वर्किंग फेज में ले आना और काम करना शुरू कर देना। सो माय डियर फिर इसको हम बोलते हैं ट्रिगरिंग या डिस्पैचिंग। सो माय डियर इसको बोलते हैं ट्रिगरिंग या डिस्पैचिंग। और अगर हम इसको ट्रिगरिंग या डिस्पैचिंग बोलते हैं, इसके बाद जो फेज आती है उसको बोलते हैं फॉलो अप। भाई आपने शुरू कर दिया, अब फॉलो अप लेते रहना कि जैसा हमने प्लान किया था क्या चीजें वैसी चल रही है। भाई जैसा हमने प्लान किया था क्या चीजें वैसी चल रही हैं? अगर तो वैसी चल रही है तो बहुत बढ़िया, अगर वैसी नहीं चल रही है तो क्या ऐसे चेंजेस हैं जो हमें करने चाहिए, क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है तो फिर हम फॉलो अप लेंगे, तभी तो पता लगेगा कि अगर चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं चल रही तो उसमें कुछ चेंज चाहिए। अब वो चेंज क्या चाहिए? क्या रिसोर्स को बढ़ाने की जरूरत है, कम करने की जरूरत है, टाइम बढ़ाने की जरूरत है, पैसा लगाने की जरूरत है? कोई भी रिसोर्स की जब हम बात करेंगे तो वो रिसोर्स का आइडिया लेने के लिए फॉलो अप लेना जरूरी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है गाइस ये। तो इसलिए ये जो पूरा सिस्टम है, पहले प्लानिंग, फिर राउटिंग, फिर शेड्यूलिंग, फिर लोडिंग, लोडिंग के बाद हमने कहा डिस्पैचिंग और डिस्पैचिंग के बाद हमने कहा दैट इज फॉलो अप। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है ये आपको याद रखना है इस टर्म्स में, कुछ भूलना नहीं है। और यही प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल की शुरुआत हो रही है। तो भाई डियर ये सारी चीज़ें जो है ये पूरा प्रोसीजर है और मैंने आपके सामने पूरा प्रोसीजर डिटेल में भी रख दिया। आप चाहे तो एक बार देख लें, एक लुक इस पर देख लें कि कब कब हमने क्या क्या चीज़ें किस रेफरेंस में पढ़ी थी, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछें। और ये जो असेंबली लाइन बैलेंसिंग है इसमें कहीं ना कहीं हमारा टारगेट होता है सारे वर्क स्टेशन बैलेंस हो जाए, पूरी लाइन बैलेंस हो जाए, है ना। सो ये सारी चीज़ें जब तक आप डिस्पैचिंग फेज में दिया है ये सब ऑन द पीस ऑफ पेपर था। तो डिस्पैचिंग पेज को ट्रिगरिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ऑन पेपर था उसको पिक्चर में लाने का काम डिस्पैच फेज ही करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत और डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। और मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यस गाइस, तो जैसा मैंने आपसे बोला पहले होगा प्लानिंग, फिर होगा प्लानिंग, फिर होगा राउटिंग के बाद शेड्यूलिंग के बाद प्लानिंग, राउटिंग, शेड्यूलिंग के बाद डिस्पैच, है ना। और प्लानिंग, शेड्यूलिंग एक बार हम चेक कर लेते हैं, सारी चीज़ें पूरे स्टेप हमें क्लियर होने चाहिए। तो हमने कहा प्लानिंग, राउटिंग, शेड्यूलिंग के बाद लोडिंग, यस, लोडिंग के बाद डिस्पैचिंग के बाद फॉलो अप को हम एक्सपेंडिचर और या फिर हम ये भी बोलते हैं कि जब हम बात करें फॉलो अप को तो आप इसको यहाँ पे फॉलो अप के बाद एक और स्टेप भी लिख सकते हो, दैट इज फीडबैक। अब जैसा मैंने कहा फीडबैक क्या है भाई, फीडबैक आपको पता है कि फीडबैक क्या होता है। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया और मैंने आपको कहा मैं चाहता हूँ आप इंडस्ट्रियल का फीडबैक दें, मतलब कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया, आपको कैसा लगा, ठीक है, दैट इज अ फीडबैक। तो मैंने आपसे कहा ऐसे ही जब हम बात कर रहे होते हैं फॉलो अप में,
तो जब इसको हमने बोला था क्या, प्लानिंग, दिस इज राउटिंग, प्लानिंग, राउटिंग, फिर शेड्यूलिंग, फिर लोडिंग, फिर डिस्पैचिंग, फिर फॉलोअप। अब अगर हम बात करते हैं फॉलोअप की, तो फॉलोअप में हम कहीं ना कहीं क्वालिटी को चेक करते हैं, और क्वालिटी चेक करने के बाद अंडर द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हम फीडबैक देते हैं। फीडबैक दो तरीके का हो सकता है, एक होता है एक्सटर्नल फीडबैक और एक होता है इंटरनल फीडबैक। एक होता है एक्सटर्नल फीडबैक, एक होता है इंटरनल फीडबैक। भैया देखो, जैसे मान लो आई एम रिकॉर्डिंग दिस सब्जेक्ट फॉर यू गाइस, जैसे मैंने आपसे कहा, आप में से कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपसे फीडबैक लिया गया क्योंकि आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, तो इट विल बी इंटरनल फीडबैक, या टीम अगर कोई फीडबैक देती है इंटरनल फीडबैक। अगर किसी बाहर वाले स्टूडेंट से जैसे यूट्यूब पे वीडियो डाल के पूछा गया कि आपको कैसा लगा, देन इट कम्स अंडर एक्सटर्नल फीडबैक। सो गाइस देन इट इज कमिंग अंडर एक्सटर्नल फीडबैक, और यहाँ पर हम इसको बोलेंगे इंटरनल फीडबैक। तो जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल फीडबैक की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल और इंटरनल फीडबैक, तो अगर इंटरनली किसी बंदे ने दिया, दैट इज कमिंग अंडर द क्वालिटी कंट्रोल। टोटल क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं, जो कि कंपनी के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, तो टोटल क्वालिटी कंट्रोल की तरफ से इंटरनल फीडबैक्स भी दिए जाते हैं और एक्सटर्नल फीडबैक भी दिए जाते हैं। और दोनों फीडबैक्स को जब हम ध्यान में रखेंगे ताकि चीज़ें सही से चलती रहे। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला फॉलोअप में फीडबैक से पहले जो फॉलोअप मैंने बोला, फॉलोअप में हम देखते रहते हैं कि चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रही है कि नहीं, और अगर प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, चीज़ें गड़बड़ है, तो माय डियर डेविएशन अगर आ गया है तो इसका मतलब प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी, और हम एक फिर से नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, फिर से प्लानिंग करेंगे, एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो मैंने आपसे कहा, तो फॉलोअप में कहीं ना कहीं एक सुपरविजन भी होता है, जिसमें हम सुपरवाइज करते हैं जो एक्टिविटीज चल रही है वो एज पर द प्लान चल रही है कि नहीं। तो सुपरविजन होता है अंडर सब सुपरवाइजर। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से माय डियर चलती चली जाती हैं, और ये पूरा प्रोसेस आपके सामने होता है। अब मैंने आपसे कहा इसके बाद हम बात करने वाले हैं, जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, द नेक्स्ट पार्ट जो कि आता है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में, वो है प्लांट लेआउट का। एमआरपी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एमआरपी को भी आप मान सकते हो इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट लेआउट ओनली। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, सॉरी प्लांट लेआउट नहीं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। एमआरपी को आप इसी का पार्ट मान सकते हो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे प्लांट लेआउट की। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लांट लेआउट। अब प्लांट लेआउट क्या होता है? प्लांट लेआउट है, जैसे मैंने प्लांट को देखा कि मशीनें किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, मशीनें किस तरीके से रखी गई है, तो उस पूरे प्लांट का एक लेआउट देखना शॉर्ट फॉर्म में बना करके इसको बोलते हैं प्लांट लेआउट। मतलब प्लांट में मशीनें किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरीके से चीज़ें रखी गई है और प्रोसेसेस चल रहे हैं, दैट इज नोन एज प्लांट लेआउट। अब प्लांट लेआउट हमें पढ़नी है, इसकी टाइप क्या क्या होती है। तो माय डियर, प्लांट लेआउट की बहुत सारी टाइप्स होती है, और उन बहुत सारी टाइप्स को हमें देखना है एक एक करके। इसकी जो पहली लेआउट होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ लेआउट इज प्रोडक्ट लेआउट। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ लेआउट इज प्रोडक्ट लेआउट। जो दूसरी लेआउट होती है उसको बोलते हैं प्रोसेस लेआउट। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं प्रोसेस लेआउट। सेकेंड इज प्रोसेस लेआउट। तीसरी टाइप की जो लेआउट होती है उसको बोलते हैं फिक्स्ड लेआउट। थर्ड इज फिक्स्ड लेआउट, और फोर्थ वन इज सेल्यूलर टेक्नोलॉजी, सेल्यूलर और ग्रुप टेक्नोलॉजी। ये भी देखेंगे क्या होती है, सेल्यूलर और ग्रुप टेक्नोलॉजी, ये भी देखेंगे क्या होती है। तो ये चार टाइप के प्लांट लेआउट होते हैं। सबसे पहला डिस्कशन हमारा प्रोडक्ट लेआउट को लेकर के है, और फर्स्ट डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट लेआउट। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बात कर रहे हो, मान लो कोई प्रोडक्ट ए है जिसको बनाने के लिए मुझे एक सीक्वेंस ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन की जरूरत है। जैसे पहले उसको लेथ पर वर्किंग करानी पड़ती है, लेथ के बाद उस पर ड्रिल करना पड़ता है, ड्रिल के बाद उस पर करना पड़ता है लेट अस से इट इज बोरिंग ऑपरेशन, बोरिंग के बाद करना पड़ता है रीमिंग ऑपरेशन, रीमिंग के बाद करना पड़ता है ग्राइंडिंग ऑपरेशन, और ग्राइंडिंग के बाद करना पड़ता है होनिंग ऑपरेशन। ये सारे आपने प्रोडक्शन में पढ़े हैं, और यहाँ से आपका पूरा प्रोडक्ट ए बाहर आ जाता है। तो अब हुआ क्या कि आपने मशीनों को सीक्वेंस किया है जिस सीक्वेंस में इस प्रोडक्ट को जरूरत पड़ती है। इस
प्रोडक्ट लेआउट में टारगेट ये होता है कि प्रोडक्ट कभी पीछे नहीं जाएगा, प्रोडक्ट हमेशा आगे जाएगा। मतलब प्रोडक्ट एल से डी, डी से बी, बी से आर, आर से जी, जी से एच, एच से ए, मतलब एच से निकल जाएगा ए। सो माय डियर, हमेशा एल से आगे की तरफ बढ़ेगा, कभी भी प्रोडक्ट पीछे की तरफ नहीं जाएगा। प्रोडक्ट विल नेवर गो बैक, प्रोडक्ट विल ऑलवेज गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो प्रोडक्ट हमेशा आगे बढ़ेगा, प्रोडक्ट कभी पीछे नहीं आएगा। ये होता है प्रोडक्ट लेआउट, ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट लेआउट। तो प्रोडक्ट लेआउट का मतलब होता है प्रोडक्ट हमेशा आगे की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट कभी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो इससे होगा क्या, मटेरियल हैंडलिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो मटेरियल हैंडलिंग आसान हो जाएगी, और सबसे अच्छी बात, क्योंकि आप इस पूरी मशीन वाली साइकिल जो पूरी है, एक ही प्रोडक्ट को आप बना रहे हो, प्रोडक्ट के हिसाब से मशीनें रखी है, तो यहाँ पर मास प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मास प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, समझ पा रहे हैं। तो इन प्रोडक्ट लेआउट मास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। सो हियर वी विल बी गोइंग फॉर द मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बट यस लेस वैरायटी। क्यों? क्योंकि आप एक प्रोडक्ट के हिसाब से पूरी लाइन बना रहे हो। तो क्योंकि पूरी लाइन जो बनी है प्रोडक्ट के लिए वो एक ही प्रोडक्ट के हिसाब से बनी है, तो बहुत ज्यादा वैरायटी का मतलब है उतनी ही ज्यादा वैरायटी के लिए आपको उतने ही ज्यादा लाइनें बनानी पड़ेगी, उतनी ज्यादा मशीन चाहिए। जैसे मान लो लेथ मशीन पे कहने को तो 10 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, पर ये लेथ सिर्फ ए को ही बना रही है, अगर बी को बनाना है तो दूसरी लेथ लगेगी, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो माय डियर, इसीलिए प्रोडक्ट लेआउट जो होती है वो कॉस्टली तो होती है, मास प्रोडक्शन के लिए अच्छी है, बट येस एट द सेम टाइम एक छोटी सी दिक्कत है कि वैरायटी जो यहाँ पर मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी। तो इसको हम प्रोडक्ट लेआउट बोलते हैं, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आपने यहाँ पे लेआउट को डिजाइन किया है। बी के लिए अलग प्रोडक्ट लेआउट होगा, सी के लिए अलग लेआउट होगा, डी के लिए, तो और आप एक लाइन को बनाओगे एक प्रोडक्ट के लिए। इसमें एक नुकसान भी होता है, जैसे सोचो इस पूरी लाइन में कोई एक मशीन बिगड़ गई तो पूरी प्रोडक्शन रुक जाएगी, शिथिल पड़ जाएगा पूरा सिस्टम। अगर एक भी मशीन ने काम करना बंद कर दिया तो पूरा सिस्टम शिथिल हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी होता है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो ये सारी डिस्कशन जो मैंने आपसे की ये है प्रोडक्ट लेआउट के बारे में। ओके, दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो ये किसके बारे में है, प्रोडक्ट लेआउट के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं प्रोसेस लेआउट के बारे में। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेस लेआउट। तो जब हमारा डिस्कशन प्रोसेस लेआउट को लेकर है, अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोसेस लेआउट। प्रोसेस लेआउट को फंक्शनल लेआउट भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल लेआउट। यहाँ पे जो एक तरह की मशीन्स होती है उनको हम एक साथ ही रखते हैं। जैसे अगर हमारे पास 10 लेथ है तो 10 लेथ एक जगह पे होगी, 20 ड्रिलिंग के लिए तो 20 ड्रिलिंग एक साथ होगी, 10 ग्राइंडिंग है तो 10 ग्राइंडिंग सेटअप एक साथ होंगे। मतलब यहाँ पर हम प्रोसेस के हिसाब से डिवाइड करते हैं सेटअप्स को। तो मैंने आपसे कहा, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर सारी की सारी लेथ एक साथ होगी। लेट मी डिलीट इट। जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे सारी की सारी ऑल काइंड ऑफ लेथ, जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा ये पूरा सिस्टम जो यहाँ पे है, लेथ सारी इकट्ठी रखी है। 1 लेथ, 2 लेथ, 3 लेथ, 4 लेथ, 5 लेथ, 6 लेथ, 7 लेथ, 8 लेथ। तो ये 8 के 8 लेथ एक साथ है। यहाँ सारी ड्रिलिंग एक साथ है, ड्रिलिंग 1, ड्रिलिंग 2, ड्रिलिंग 3, ड्रिलिंग 4, ड्रिलिंग 5, लाइक दिस। इसी तरीके से फिर यहाँ पर मिलिंग रखी हुई है, तो मिलिंग 1, मिलिंग 2, मिलिंग 3, मिलिंग 4, मिलिंग 5। इसी तरीके से यहाँ पे ग्राइंडिंग है, G1, G2, G3। अब इसमें हो सकता है कि एक प्रोडक्ट को रिपीटेटिव पाथ फॉलो करना पड़े। जैसे मान लो एक प्रोडक्ट है, जब आप उसको बना रहे हो तो उसमें लेथ के बाद होती है ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाद ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के बाद मिलिंग, मिलिंग के बाद फिर लेथ, लेथ के बाद फिर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग के बाद फिर मिलिंग, और उसके बाद फिर ग्राइंडिंग। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये मूव करता रहेगा, कहां से कहां। पहले वो जाएगा लेथ से ड्रिलिंग के पास, फिर वो जाएगा ड्रिलिंग से ग्राइंडिंग के पास, फिर वो जाएगा ग्राइंडिंग से मिलिंग के पास, फिर वो जाएगा मिलिंग से लेथ के पास, और फिर वो जाएगा लेथ से ग्राइंडिंग के पास, और फिर वो जाएगा ग्राइंडिंग से मिलिंग के पास, फिर जाएगा मिलिंग से ग्राइंडिंग के पास।
तो माय डियर यहाँ पर मशीनें वही रहेगी, प्रोडक्ट इधर से उधर घूमते रहेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आगे पीछे इधर उधर दाएं बाएं सब जगह जाएगा। तो प्रोडक्ट को जो ये वर्क पीस है, जो प्रोडक्ट है माय डियर, अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट एक मशीन से दूसरी मशीन पे मूव कर रहा है, एज द प्रोडक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मशीन 1 से मशीन 2 में जब मूव कर रहा है तो इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पर जो वर्क इन प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि इसको हैंडलिंग करोगे आप ही। अभी जो हैंडलिंग है ना मुश्किल हो गई, जो वर्क इन प्रोसेस वाली इन्वेंट्री है उसकी हैंडलिंग यहाँ मुश्किल हो गई, काम मुश्किल हो गया यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक साथ सारी लेथ रखी है, तो प्रोडक्ट किसी भी तरह का हो, लेथ की वर्किंग तो लेथ पे ही होगी। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि सारी तरह के प्रोडक्ट एक ही जगह पे मशीन जो एक जैसी रखी है, तो प्रोसेस सारे जो लेथ वाले हैं वो लेथ वाली जगह पे होंगे, चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो। तो आपने यहाँ पर एक प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं बनाया, तो इसलिए वैरायटी आप यहाँ पे कितनी मर्जी बना लो, पर यहाँ पर मास प्रोडक्शन करना मुश्किल है क्योंकि हैंडलिंग मुश्किल हो चुकी है। बट आप वैरायटी कितनी मर्जी बना सकते हो यहाँ पर, समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा फायदा है। और वैरायटी के साथ साथ एक और फायदा है, अगर मान लो इन सारी लेथ में से एक लेथ खराब भी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी लेथ तो सही सलामत है। तो अगर एक लेथ मशीन खराब भी हो जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी लेथ तो वर्किंग है। तो माय डियर यहाँ पे प्रोडक्शन स्टैंड स्टिल नहीं होगा, प्रोडक्शन रेट कम हो सकता है, प्रोडक्शन रुकेगी नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा फायदा है, आप बोल सकते हो प्रोसेस लेआउट का। तो माय डियर ये है प्रोसेस लेआउट। तो अगर हम प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट की बात करें तो प्रोसेस लेआउट में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन के लिए नहीं होता, प्रोसेस लेआउट होता है वैराइटीज के लिए। तो कहीं ना कहीं हम कई बार ये भी बोलते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट लेआउट की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट लेआउट, और दूसरा जब हम बोल रहे हैं प्रोसेस लेआउट, तो इनका एक और नाम भी होता है, इनका एक और नाम भी होता है, और वो नाम होता है प्रोडक्ट लेआउट को हम बोलते हैं इट इज मास प्रोडक्शन, और प्रोसेस लेआउट को हम बोलते हैं इट इज जॉब प्रोडक्शन। तो ये मास प्रोडक्शन है और ये जॉब प्रोडक्शन है। और अगर हम यहाँ पर इन दो तरह के प्रोडक्शन को दिखाएं, एक प्रोडक्ट वाले को और एक प्रोसेस वाले को, और यहाँ पर वाई और एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बना रहे हैं क्वांटिटी, यहाँ पे हम बना रहे हैं वैरायटी। तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी बनेगी प्रोडक्ट लेआउट में ज़्यादा, क्वांटिटी बनेगी प्रोडक्ट लेआउट में ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट लेआउट, और वैरायटी बनेगी प्रोसेस लेआउट में ज़्यादा। इन दोनों के बीच की जो चीज होती है उसको बोलते हैं जॉब, इसके बीच की चीज को बोलते हैं जॉब लेआउट या जॉब प्रोडक्शन, ठीक है भाई। इसके बीच वाली को बोलते हैं, या फिर जॉब भी नहीं, मैं इसको बोलूंगा बैच प्रोडक्शन, ओके। इसको बोलते हैं बैच प्रोडक्शन, वी विल से इट टू बी बैच प्रोडक्शन, इट इज सेड टू बी बैच प्रोडक्शन। We will say it to be बैच प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन तो प्रोसेस का ही नाम है, बैच प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट के बीच की चीज है, समझ गए। तो यहाँ पर एक चीज समझ ले कि यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग मुश्किल है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, वैरायटी ज़्यादा है, प्रोडक्शन रेट कम है, और यहाँ पर स्किल लेबर चाहिए, क्योंकि एक ही तरह की लेबर कई तरह के प्रोडक्ट पे काम करेगी सेम मशीन पे। तो यहाँ पर स्किल्ड लेबर चाहिए, जबकि प्रोडक्ट लेआउट में उतनी स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक ही तरह का प्रोडक्ट एक लाइन पे बन रहा है, तो उसको एक जैसा काम बार बार करना है। यहाँ पे स्किल्ड लेबर चाहिए है। तो अगर कोई आपसे पूछे इन दोनों में अंतर, सो इन प्रोसेस लेआउट वी ऑल्सो रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर, वी ऑल्सो रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर, हियर नॉट सो। समझ गए। तो इस तरह की ये सारी चीजें हैं। तो हमने ये सारा डिस्कशन देख लिया है, आप सारा देख सकते हो, आपके सामने सारा मैंने रख दिया है शॉर्ट में दिखा करके, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये मैंने आपके सामने रखा है। कुछ लोग स्टूडेंट कई बार बोलते हैं सर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। वी हैव कंप्लीटेड प्रोडक्ट एंड प्रोसेस लेआउट, कंप्लीट कर लिया हमने प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट। अब इसके आगे का डिस्कशन देखते हैं डिटेल के अंदर, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ इसके अंदर हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे।